रानू चिड़िया का सूखा तिनकों का घोंसला था और अब वो अपने लिए पक्का और मजबूत घर बनाना चाहती थी। बारिशों का मौसम करीब है। अगर अभी से पक्का लकड़ियों का घर ना बनाया तो बाद में दिक्कत होगी। मैं अभी जाती हूँ और सूखी लकड़ियाँ और घास इकट्ठी करती हूँ। आकर अभी से घर बनाने का काम शुरू करती हूँ। रानू चिड़िया ऐसा सोचकर उड़ती है और जंगल लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो कुछ छोटी बड़ी लकड़ियाँ काटती है और उसके बाद सूखी घास और तिनके अपनी छोटी सी चोंच से जमा करती है। फिर चिड़िया एक घना पेड़ ढूंढती है। चिड़िया को एक घना पेड़ मिल जाता है। हाँ, ये पेड़ अच्छा है। ये पेड़ मुझे सख्त धूप और तेज बारिश से बचाएगा। चिड़िया अपना सामान वहाँ रखती है। मैं तो थक गई, लेकिन जब मेरा घर बन जाएगा तब मेरी सारी थकान उतर जाएगी। चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। उस जंगल में एक काली कौवी थी जिसका नाम गौरी कौवी था। वो भी घर बनाने के लिए एक बड़ा और घना पेड़ ढूंढ रही थी। ये छोटी कमजोर चिड़िया इस पेड़ पर क्या कर रही है? ये पेड़ तो बहुत शानदार है। इस पर तो मैं अपना घर ही बनाऊंगी। ऐसे कहकर गौरी कौवी उड़ती है और रानू चिड़िया के पास जाती है। चल उठ यहाँ से छोटी कमजोर चिड़िया, ये पेड़ मेरा है। मैं अपना घर यहाँ बनाऊंगी, इसलिए अपना ये कचरा यहाँ से जल्दी उठाओ। गौरी बहन, मैंने तो अपना आधा घर भी बना लिया है। आप ऐसा करें, कोई और पेड़ ढूंढ ले। चल हट, आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। ये पेड़ मैंने अपने लिए पसंद कर लिया था, इसलिए जल्दी से ये पेड़ खाली कर दो। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों कबूतर चाचा के पास जाते हैं। वो जो फैसला करेंगे हम फिर वही काम करेंगे। अगर ये बात है तो ठीक है, चलो हम कबूतर के पास ही जाते हैं। फिर रानू चिड़िया और गौरी कौवी उड़ती हैं और अपना फैसला करवाने कबूतर चाचा के पास चली जाती हैं। कबूतर चाचा, मैंने तो उस पेड़ पर अपना आधा घर भी बना लिया है और अब ये गौरी कौवी आ गई है और मुझे कह रही है कि वो पेड़ इसका है। मैं कैसे अपना सारा कुछ उठा कर ले जाऊं? अब मेरी बात भी सुन कबूतर, मैंने कल ही वो पेड़ अपने लिए पसंद कर लिया था। अब मुझे क्या पता था कि ये छोटी कमजोर चिड़िया आज उस पेड़ पर कब्जा कर लेगी। अब इसको ये पेड़ खाली ही करना होगा। मैंने दोनों की बात सुन ली गौरी बहन। अब तो रानू चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना आधा घर बना लिया है और तुम्हारे पास ना तो लकड़ियां हैं और ना ही सूखी घास, इसलिए चिड़िया को उसी पेड़ पर घर बनाने दो और तुम कोई और पेड़ देख लो। गंदी आंखों वाले कबूतर, तो इस छोटी कमजोर चिड़िया के साथ मिला हुआ है। मैं इस फैसले को नहीं मानती। चलो किसी और से फैसला करवाओ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कबूतर चाचा की बात पर यकीन नहीं है तो हम तोते के पास चले जाते हैं। वो तो राजा जी का संतरी भी है, उसकी बात पर तो तुमको यकीन करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर तोते के पास चलो। फिर रानू चिड़िया और गौरी कौवी उड़ती हैं और तोते के पास चली जाती हैं और तोते को जाकर अपनी सारी बात बताती हैं। तोते भैया, हम पहले कबूतर के पास भी गए हैं और कबूतर चाचा का भी यही फैसला है कि मैं उस पेड़ पर अपना घर बनाऊं, लेकिन ये कौवी बात मान ही नहीं रही। ज़्यादा अपनी चूं चूं करना बंद कर। तोते ने बात सुन ली है, अब तोते को फैसला करने दो। रानू चिड़िया और गौरी कौवी, अभी तो तुम उस पेड़ पर घर बनाने के लिए लड़ रही हो, लेकिन जो बात मैं बताऊंगा उसके बाद तुम दोनों में से कोई भी उस पेड़ पर घर नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा क्यों तोते भैया? उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी खोखर है जिसमें एक जहरीला सांप रहता है। बहुत से पक्षियों को इस बारे में नहीं पता, इसलिए उस पेड़ पर जब भी कोई पक्षी अपना घोंसला बनाता है तो वो सांप उस पक्षी को खा जाता है। इसलिए बेहतर है तुम दोनों ही उस पेड़ को छोड़ दो। तोते की बात सुनकर चिड़िया डर जाती है। क्या उस पेड़ के अंदर सांप है? फिर तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। उस पेड़ पर घर बनाने का क्या फ़ायदा जहाँ पर हम सुरक्षित ही ना हो। मैं आज ही अपना सारा सामान उस पेड़ से उठा लूँगी। हाँ जाओ डरपोक चिड़िया, अपनी लकड़ियाँ वहाँ से उठाओ। मैं तो उसी पेड़ पर अपना घर बनाऊँगी। मैं नहीं डरती किसी सांप वाम से, मैं सांप को ही मार डालूँगी। रानू चिड़िया वापस जाती है और अपना सारा सामान उस पेड़ से उठाती है और किसी दूसरे पेड़ की खोज में वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया जाती है, गौरी कौवी अपने घोंसले का सामान लेकर वहाँ आ जाती है और अपना घोंसला उस पेड़ पर बनाने लगती है।
अच्छा भला तो पेड़ है, अगर कोई सांप होता तो हम पक्षियों को पता न चल जाता। वैसे ही मुझे भगाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं, लेकिन मैं गोरी हूँ गोरी, मैं भी किसी चीज से नहीं डरती। चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी। थोड़ा आगे जाकर उसे एक बूढ़ी फाख्ता अपना घर बनाते हुए दिखाई देती है। रानू चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। अरे फाख्ता भी, आप तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, आप कैसे अपना घर बनाएंगी? बेटी, मैं अकेली हूँ, मेरा और कोई नहीं, इसलिए मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ता है। फाख्ता भी, मैं भी अकेली हूँ, क्यों ना मैं भी आपके साथ घर बनाने में मदद करूँ। हम दोनों अपने लिए एक छोटा और मजबूत घर बना लेंगी। बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है तुम मेरे पास आ गई, अब मुझे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रानू चिड़िया उस पेड़ पर घर बनाना शुरू करती है। वो अपना सामान भी इस्तेमाल करती है और बूढ़ी फाख्ता की बांस की लकड़ियाँ इस्तेमाल करके एक मजबूत और सुंदर घर बना लेती है। रात हो जाती है। गौरी कवि अपने घोंसले में सोई हुई थी। जैसे ही रात गहरी होती है, उस पेड़ की छोटी सी खोखर से एक सांप बाहर आता है। ये तो किसी पक्षी की गंध आ रही है। कोई है, कोई इस पेड़ के ऊपर है। वाह, कितने दिनों बाद आज फिर मज़े से पेट भर कर खाऊंगा। ऐसे कहते हुए सांप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के ऊपर चढ़ता है और गौरी कवि को लपेट लेता है। दम घुटने से गौरी कवि उठती है। सांप, सांप, मुझे मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? आज तो अपना पेट भर कर ही रहूंगा। गौरी कवि रोती है, बहुत चीखती है। गौरी कवि रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी गौरी की मदद के लिए नहीं आता। सब तो अपने अपने घरों में सोए हुए थे। सांप गौरी कवि को मारकर खा जाता है। गौरी कवि किसी की बात नहीं मानती और अपनी जान गंवा देती है। लेकिन रानू चिड़िया अकल से काम लेती है। वो आराम से अपने सुरक्षित घर में सोई हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। उदास चिड़िया और उसका पति भोजन की खोज में जा रहे थे। कई साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वो पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं। नहीं, मैं थक गई हूँ, आप यहीं रुक जाएं। वो ऐसे जा रहे थे कि एक बूढ़ी फाख्ता उन्हें आवाज देती है। पक्षियों, रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। वो दोनों वहाँ आते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा मटका खाली है, पानी नहीं है, मुझे नदी से पानी ला दो। आप यहीं बैठे माँ जी के पास और मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने चला जाता है। बेटी, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोकर आई हैं आप? माँ जी, मेरी संतान नहीं है। संतान का दुख हर समय रुलाता है। दिल करता है मेरे भी बच्चे हों, मैं उनसे प्यार करूं। चिड़िया का पति पानी ले आता है। अब हम चले माँ जी। चिड़िया बेटी, ये सुनहरी दाना है, इसे तुम खा लेना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अंडा जरूर होगा। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वो सुनहरी दाना ले लेती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को अपने घर में जाकर चिड़िया वो सुनहरी दाना खा लेती है। पापा चिड़िया सो जाता है, मगर मम्मा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। हो सकता है ये दाना खाने से मुझे संतान मिल जाए। कुछ तो शक्ति है इस दाने में, मैंने पहले कभी इस रंग का दाना नहीं देखा।
ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह मम्मा चिड़िया खुशी से पागल हुए जा रही थी। उठे उठे अंडे के पापा उठे, देखें मैंने अंडा दिया है। ये अंडा हमारा है, मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये अंडा हमारा ही है, मैंने ही दिया है ये अंडा। मगर हमारे अंडे का रंग सुनहरी क्यों है? जो दाना आपने खाया था वो सुनहरी था, शायद इसीलिए। बहुत बड़ी खुशी उन्हें मिली थी, वो बहुत खुश थे। पापा चिड़िया भोजन लेने जाता है और मम्मा चिड़िया तो आज से अंडे पर बैठ जाती है। मीठा फल मिल गया, मीठा फल। मैं ये फल अपने अंडे की मम्मा के लिए ले जाता हूँ और खुद कोई दाना खा लूँगा। मुझे अपने अंडे की अच्छे से रक्षा करना होगी, मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा अपना ये सुनहरी अंडा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे कि चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। अंडे के पापा, कोई मदद की गुहार लगा रहा है, आप उठें और जाकर देखें। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है, वो आवाज का पीछा करता है। अरे ये तो कोई कौवा है। एक कौवे को पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ देखकर पापा चिड़िया डाल को हटाता है और कौवे को बाहर निकालता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ नहीं होगा। आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जब आप ठीक हो जाएं तो अपने घर चले जाना। ऐसे पापा चिड़िया सहयोग देकर कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है, हाय। कौवे को देखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना अंडा छुपा लेती है, मगर कौवे ने तो चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। ये अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर कौवा रात वहीं रहता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पंख पर पट्टी बांध दी थी। अब कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब वापस जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना हम आपको छोड़ने आपके साथ जरूर जाते। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं रात उसी डाल के नीचे दबा दबा मर जाता। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कहाँ थे तुम कल से? घर क्यों नहीं आए रात? मैं बैठा भोजन खा रहा था कि एक पेड़ की डाल मेरे ऊपर गिर गई और मुझे उस चिड़िया ने बचाया, वरना मैं मर जाता। अकेले अकेले भोजन खा रहे थे, अगर घर आकर मेरे साथ भोजन खाते तो ऐसा ना होता। गोरी, जिस चिड़िया ने मेरी मदद की, मैंने उनके घर में कुछ देखा। मैंने देखा कि उनके घोंसले में एक सुनहरी अंडा है। बहुत अजीब था वो सब। सुनहरी अंडा? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है, वो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वो अंडा हमें चुराना होगा। अगर हम वो अंडा चुरा लें तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो फिर चलो कालू, हम अभी जाकर कोई योजना बनाते हैं। गोरी कौवी बूढ़ी बनने का नाटक करती है। वो अपने बालों पर सफेद रंग लगाती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। अगर किसी तरह गोरी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दे तो फिर वो अंडा हम जरूर चुरा लेंगे। सुनो चिड़िया, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको बता दूँ। अब मैं चलती हूँ। गोरी ऐसे झूठ बोलकर चली जाती है। मेरी माँ, क्या हुआ माँ आपको? सुनिए जी, मैं अभी थोड़ी देर में माँ को देखकर आती हूँ। तब तक आप मेरे अंडे का ध्यान रखें। आप जाएं और शांत हो जाएं, कुछ नहीं होगा। चिड़िया घर से निकल जाती है। देखा कालू, गोरी ने कैसा चक्कर चलाया। वो गई चिड़िया और अब थोड़ी देर बाद उसका पति किसी न किसी काम से घर से बाहर तो जाएगा ही।
काफी देर हो गई पानी पिए। मैं जल्दी से नदी से पानी पी कर आता हूँ। पहाड़ों वाले जंगल में ठंडी का मौसम शुरू हो चुका था। पेड़ों की हर टहनी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी थी। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर एक पुराने घने पेड़ के नीचे मौजूद एक गुफा के बाहर बैठे थे। रानू चिड़िया अपने पंखों को रगड़ती है और बोलती है, अच्छा ही हुआ कि हमने अपना सारा राशन रात को इस गुफा में रख लिया। अब हमें सर्दी की कोई चिंता नहीं। सर्दियों में भोजन ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार हम सबकी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएंगी। रानो, तुमने हमें हिम्मत दिलाई कि गर्मियों में ही ठंडी के मौसम के लिए भोजन जमा कर ले, वरना मैं और कबूतर तो अब खाली पंखी बैठे होते। रानू चिड़िया कबूतर की तरफ देखती है, जो परेशान लग रहा था। क्या बात है कबूतर भैया, क्या ये भोजन आपको कम लग रहा है? नहीं रानो बहन, भोजन तो सर्दियों के मौसम के लिए काफी है, लेकिन मुझे चिंता है, क्या ये भोजन यहाँ सुरक्षित रहेगा? अरे, कोई हमारा भोजन नहीं चुराएगा। हम इस गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं, फिर किसी को क्या पता चलेगा कि अंदर क्या है। और हमने वादा भी लिया है कि जब तक बर्फ पिघल नहीं जाती, हम सब बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। झाड़ियों के पीछे कालू कौवा और गोरी कौवी छुपकर रानू चिड़िया, तोता और कबूतर को देख रहे थे। वो दोनों ठंड से कांप रहे थे। वो दोनों तो थे ही आलसी। उन्होंने तो ठंड के लिए कुछ भी जमा नहीं किया था। वो देखो कालू, वो तीनों कितने आराम से बैठे हैं। इन्हें तो ठंड की कोई चिंता ही नहीं। कितना ज्यादा भोजन जमा कर लिया है, और हमारे पास यहाँ खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। एक बार इन्हें यहाँ से जाने दो, फिर देखना मैं इनका सारा भोजन उठा लूंगा। कहीं इन तीनों दोस्तों को पता न चल जाए, ये हमें बहुत मारेंगे। कुछ नहीं होगा, मैं सारा इल्जाम इस गंदी आंखों वाले तोते पर डाल दूंगा। इस तरह इन तीनों की दोस्ती भी टूट जाएगी। वाह कालू जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने चालाक हो। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाते हैं और उसे गुफा के बाहर रख देते हैं। चलो दोस्तों, काम हो गया, अब घर चलते हैं। वो तीनों दोस्त उड़ते हैं और अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है। वो इधर उधर देखता है। थोड़ी दूर एक बड़ी सी लकड़ी पड़ी थी। कालू कौवा वो लकड़ी उठाता है और जोर लगाकर पत्थर को दूसरी तरफ कर देता है। गुफा का सुराख खुल जाता है। फिर दोनों पति पत्नी कालू कौवा और गोरी कौवी गुफा के अंदर जाते हैं और अनाज की बोरी उठा लाते हैं और वापस पत्थर गुफा के बाहर रख देते हैं। अब हमें क्या करना होगा कालू जी? अब थोड़ी रात हो लेने दो, फिर हम थोड़े से दाने तोते के घर के सामने रख देंगे और रानू चिड़िया और कबूतर का शक तोते पर चला जाएगा। और हम दोनों सारी सर्दियाँ मज़े से उनका जमा किया हुआ अनाज खाएंगे। रात हो जाती है। रात को सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों में थे, सिवाय कालू कौवे और गोरी कौवी के। वो दोनों जाते हैं और थोड़े से मकई के दाने तोते के घर के सामने रख देते हैं और भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब रानू चिड़िया पत्थर को हटाकर गुफा में जाती है तो परेशान हो जाती है। वहाँ कुछ नहीं था। ये क्या हुआ? हमारा सारा भोजन किसने चुरा लिया? अब हम क्या करेंगे? कबूतर भी उड़ता उड़ता वहाँ आ जाता है। रानो, हमारे अनाज की बोरी कहाँ है? कबूतर भैया, मैं भी अभी आई हूँ। बोरी तो चोरी हो गई है। हमारा इतना मेहनत से जमा किया हुआ अनाज, अब हम ठंडी के मौसम में कैसे जिंदा रहेंगे? चलो रानो, तोते के पास जाते हैं और उसे बताते हैं। वो दोनों तोते के घर की तरफ उड़ते हैं। उन्हें तोते के घर के दरवाजे के बाहर अनाज के दाने दिखाई देते हैं। ये तो हमारे जमा किए हुए दाने हैं। तोता हमें बताए बिना ही सारा अनाज अपने घर ले गया। कबूतर जोर जोर से तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोता सोया हुआ था। वो उठता है और दरवाज़ा खोलता है। क्या हुआ कबूतर और रानू चिड़िया, इतनी सुबह सुबह मेरे घर? तोते, तुम हमें बताए बिना अनाज की बोरी अपने घर ले गए। तोते भैया, ये अच्छी बात नहीं है। चलें वो अनाज की बोरी बाहर ले आएं। हम आज ही वो अनाज बराबर बराबर बांट लेंगे। कौन सा अनाज? मेरे पास कोई बोरी नहीं है। मजाक मत करो तोते, चुपचाप हमारा दाना हमें दे दो। लगता है तुम पागल हो गए हो। मेरे पास दाना कहाँ से आया? तो ये मकई के दाने आपके दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हैं तोते भैया?
मुझे क्या मालूम, तुम दोनों मुझे चोर समझ रहे हो। तुम हो ही चोर। हमने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें अपने साथ मिलाकर। अच्छा, तो फिर आइंदा मुझसे बात मत करना। तोता गुस्से में अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। कबूतर भी गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। रानो चिड़िया भी उदास होकर अपने घर वापिस आ जाती है। ये क्या हो गया हमारी दोस्ती को? हमारी दोस्ती की सब मिसाल देते थे। हम तीनों तो एक दूसरे पर भरोसा करते थे, फिर तोते ने हमें धोखा क्यों दिया? इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। अब वो तीनों हर समय अलग अलग रहते थे। उन तीनों को इस तरह अलग देखकर सबसे ज्यादा खुश कालू कौवा और गौरी कौवी थे। देखा गौरी, कैसे इन तीनों की दोस्ती तुड़वा दी मैंने। हाँ कालू जी, अब सारी सर्दियाँ इनका जमा किया हुआ अनाज हम आराम से बैठकर खाएंगे और ये तीनों भूख के कारण मर जाएंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी खूब हंसते हैं। उस पेड़ के पीछे बुलबुल बैठी थी। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, रानो बहन, वो कालू और गौरी। क्या हुआ बुलबुल? वो कालू और गौरी थे जिन्होंने आप तीनों का भोजन चुराया है और आप तीनों की दोस्ती तुड़वाई है। कितने बुरे हैं वो दोनों। मैं अभी जाकर कबूतर और तोते को बताती हूँ। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और फिर तोते के पास जाती है। वो उन दोनों को सारी बात बताती है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कालू और गौरी को। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाया। बदला तो उन दोनों से लेना ही होगा। फिर रानो चिड़िया तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो बात सुनता है और कालू और गौरी के पास जाता है। कालू और गौरी, मेरे दोस्त तो बहुत धोखेबाज थे। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ तोते, क्यों नहीं, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। मैं अभी अभी पहाड़ों के पास वाली गुफा से आया हूँ। वहाँ पर बहुत सारे फल थे। अब तुम दोनों मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम दोनों को वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। कौवा और कवि तो थे ही लालची। वो तुरंत तोते के साथ चल देते हैं। तोता उन्हें पहाड़ों वाली गुफा के पास ले जाता है। हम दोनों अंदर चलो, मैं अभी आया। कालू और गौरी गुफा के अंदर जाते हैं। रानो चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों दोस्त मिलकर एक बड़े से पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। तोते, हमें बाहर निकालो। तुमने हमें अंदर बंद क्यों कर दिया? जल्दी बाहर निकालो। तुम दोनों अब सारा जीवन इसी गुफा में गुजारोगे। तुमने हमारी दोस्ती तुड़वाने की कोशिश की, इसकी सजा तो अब तुम दोनों को मिलकर ही रहेगी। यार तोते, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। पुरानी बातें भूल जाओ दोस्त, चलो चलकर अपना भोजन वापस लेते हैं। फिर वो तीनों दोस्त कौवों के घर से अपनी अनाज की बोरी उठा लाते हैं और ठंडी के मौसम में मज़े लेकर अपना दाना खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।